हेलो एवरीवन। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने अंतर्द्वंद के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब जब हमें अंतर्द्वंद हो जाता है तो उससे बचाव की जो रक्षात्मक जो युक्तियाँ होती हैं, तो रक्षात्मक जो युक्तियाँ हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो रक्षात्मक युक्तियाँ देखो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा दमन। क्या है इसमें? दमन यानी कि रिप्रेशन। तो क्या होता है? दमन एक अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न अनैतिक एवं असामाजिक आवेग अथवा दुखद विचार एवं इच्छाएं व्यक्ति की जानकारी के बिना ही चेतन से अचेतन में धकेल दी जाती हैं। मतलब दमन हो जाता है। मान लो जैसे कोई भी दुखद चीज़ें हैं हमारे जीवन में और वो अपने आप ही भूली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं दमन। लेकिन उसको बोलते हैं दमन। लेकिन एक होता है समन, यानी कि हम भुलाना चाहते हैं। कोई भी अच्छी वो नहीं है हमारे पास, कोई भी दुखद घटना है कोई, ले उसको हम जबरदस्ती अचेतन में धकेलते तो उसको बोलते समन। यानी कि स्वयं से धकेलना तो समन, और अगर अपने स्वयं हमने धकेली तो क्या है? समन है। धकेला हमने जबरदस्ती, इस तरीके से रिलेट करें। लेकिन दमन अपने आप चली गई। अपने आप जो दुखद घटनाएं होती हैं वो अपने आप अचेतन में चली जाती है, उसको बोलते दमन। और जो हम खुद करते हैं समन एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी अनचाहे विचार को अपनी जानकारी में ही अचेतन में धकेलता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर युक्तिकरण। तो युक्तिकरण क्या होता है हमारे पास? देखो युक्तिकरण है हमारे युक्तिकरण क्या है? इस रक्षक के द्वारा व्यक्ति अपनी असफलताओं एवं कमियों के संबंध में ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जिससे उसकी असफलता कमी एक प्रकार से न्याय संगत प्रतीत होती है। युक्ति लगाता है, युक्ति सोचता है कि इससे कैसे बचा जाए, यानी कि मेरे को सभी लोग सही समझें। तो ऐसे ये याद कर सकते हैं हम रिलेट करके। युक्तिकरण, युक्ति लगा सकता है वो। कैसे? उदाहरण जैसे परीक्षा में असफल विद्यार्थी द्वारा, ये हमने बहुत बार देखा है, परीक्षा में असफल विद्यार्थी द्वारा असफलता का कारण अपनी अयोग्यता न मानकर कि वह योग्य नहीं था इस चीज़ के, यह कहना कि उसने परिश्रम ही नहीं किया तो वो बच गया, यानी कि उसने न्याय संगत लग गया उसको कि मैंने तो परिश्रम ही नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया। इसमें व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर युक्तिकरण करता है। पसंद या नापसंद, जैसे कोई चीज़ है तो उसको वो नहीं मिली तो वो बोलेगा कि अंगूर खट्टे हैं, या फिर अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन वो उसको लेना चाहता है, उसके पास आ गई वो, तो उसको बोलेगा कि नींबू मीठे हैं। इस तरीके से युक्तिकरण। तो कौन सी है ये? युक्तिकरण है। उसे नेक्स्ट है हमारी प्रक्षेपण अथवा आरोपण। अब प्रक्षेपण करना, किसी चीज़ का प्रक्षेपण या आरोप लगा देना किसी चीज़ पे। कैसे? जैसे एक ऐसी रक्षा युक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवांछित आवेगों, दोषों तथा बुरे कार्यों को दूसरों के ऊपर थोप देता है, प्रक्षेपण कर देता है दूसरे के ऊपर। जैसे एक बेईमान व्यक्ति है तो खुद को तो बेईमान नहीं बोलेगा लेकिन दूसरों को बेईमान बोलेगा। तो इस तरीके के अगर उदाहरण आते हैं तो वो प्रक्षेपण है, यानी कि आरोपण, प्रक्षेपण, दूसरे पे प्रक्षेपण कर देना अपनी अयोग्यता को। तो ये होती है हमारी प्रक्षेपण अथवा आरोपण रक्षा युक्ति। नेक्स्ट है अगली है इसमें हमारी उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण क्या होता है? दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रचनात्मक कार्यों में की जाती है। जैसे उदात्तीकरण, उदात कैसे याद रखें? कालिदास क्या थे? कालिदास क्या थे? उदार व्यक्तित्व के थे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और कालिदास के ने क्या था? जब उसकी जो उसकी वाइफ थी उसने उसको ठुकरा दिया था, तो उसने अपना जो कार्य था वो रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। जो अपनी जो सारी बुद्धि थी, यानी कि उसने फिर बहुत अच्छे उसको उसने कालिदास को मूर्ख कहा था उसकी वाइफ ने, तो फिर उसने क्या किया कि बहुत अच्छे साहित्य की रचना की। तो इस तरीके से जो उदात्तीकरण किया उसने, क्या किया? उदात्तीकरण। तो ये हो जाएगा हमारी ये वाली रक्षा। तो इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, नहीं तो ये सारी कंफ्यूज करने वाले हैं, अच्छे से याद नहीं होती, लेकिन इनको थोड़ा बहुत अगर रिलेट करके याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगी। अगला है तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण क्या होता है? नकल करना। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। तादात्म्यकरण। उदात्तीकरण कालिदास के एग्जाम्पल से हम याद रखेंगे, उसके एग्जाम्पल से अगर रिलेट हो जाएगी तो कोई भी उदाहरण आता है तो उदात्तीकरण हो जाएगा। तादात्म्यकरण क्या हो जाएगा? जैसे नकल करना। जैसे छोटे बालक होते हैं अपने माता पिता की नकल करते हैं, उनके कपड़े पहन लेते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैं पापा हूँ, मैं मम्मी। तो इस तरीके से वो उदात्तीकरण हो गया। ठीक है। तो फिर है अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण क्या होता है? इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अंतःक्षेपण, यानी खुद का ही क्षेपण कर दिया उसने, कि खुद को ही समझने लग जाता है। जैसे हीरो हीरोइन है, खुद को ही वो समझने लग जाता है, अंतःक्षेपण कर दिया। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना ही अंग समझने लगता है। इसमें अंग समझने लगते हैं तो अंतःक्षेपण। लेकिन माता पिता कहते हैं, सिर्फ रोल करते हैं तो तादात्म्यकरण हो जाएगा। अगला है अन्यारोपण।
प्रेम से संबंधित संवेगों को अन्य विषयों पर आरोपित करना। जैसे अगर प्रेम में विफल हो गए तो पशु पक्षियों के साथ प्रेम कर लेना, किताबों के साथ प्रेम कर लेना। तो ये हो जाएगा अन्यारोपण, जिसकी दूसरे पे आरोप कर दिया। लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि उदात्तीकरण और अन्यारोपण में सेम सेम हो गए दोनों। लेकिन ये रचनात्मक कार्यों में लगाना तो उदात्तीकरण हो जाएगा। अन्यारोपण किसी दूसरे पे ही ये चीज़ वो अपनी पूरी ढकेल देना। अगला है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, नकारात्मक विचारों को मूल व्यक्तियों से हटाकर निर्बल व्यक्तियों पर स्थानांतरित करना। जैसे विस्थापन कर दिया, किसी बड़े ने किसी को डांटा, जैसे पिता द्वारा डांटने पर किसी ने अपने छोटे बहन भाई को पे क्रोधित होना कि मेरे पे डांट उन्होंने पड़ी तो मैं इनको डांटता हूँ। तो ये होता है विस्थापन, और ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, विस्थापन विस्थापन करना। आगे है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है, एक क्षेत्र में असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके करना। जैसे क्या, अगर कोई भी शारीरिक विकलांग व्यक्ति है तो वो अगर उसमें सही नहीं कर सकता, कोई विकलांग है वो, तो वो क्या करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो असफलता प्राप्त करता है, अगर खेल में नहीं कर पाता तो ये क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसके बाद है प्रतिक्रिया विधान। एक बोझ प्रतिक्रिया विधान। प्रतिक्रिया विधान क्या होता है, प्रतिक्रिया विधान यानी कि वो करना कुछ चाहता है लेकिन उसे करना कुछ और पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया विधान। प्रतिक्रिया यानी क्रिया कुछ और की लेकिन उसमें विधान पड़ गया, प्रतिक्रिया विधान। तो क्या है, एक बॉस द्वारा डांटे पर कर्मचारी की इच्छा होती है उसे डांटने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, हाँ जी उसके पास करनी पड़ती है, तो ये होता है प्रतिक्रिया विधान। उसके बाद है कल्पना तरंग या मनोविलास। तो इसमें क्या होता है, मनोविलास। तो कल्पना तरंग और मनोविलास क्या होते होंगी, इसमें रक्षा युक्तियाँ ये हमारे पास हो जाएंगी। जैसे कल्पना तरंग में क्या होता है, अगर किसी की इच्छा ऐसे पूरी नहीं हो रही तो वो सपने देखने लग जाता है, सपनों में अपनी कल्पनाएं करने लग जाता है, उससे अपनी इच्छा पूरी करता है। तो ये होता है मनोविलास और कल्पना तरंग। उसके बाद है रूपांतरण। तो रूपांतरण क्या होता है, अगर कोई भी रोग आ रहा है, किसी भी रोग के लक्षण दिख रहे हैं किसी में, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं विभिन्न, जब युद्ध हुए देखा गया था कि जो युद्ध में भय और चिंता हुई ना, तो उन सैनिकों को क्या हो गया, उनको अंधापन आदि, ये जो आकस्मिक रूप से, यानी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा एकदम से, अगर टेंशन हो जाती है तो ऐसे करते घबराने लग जाते हैं कि टेंशन हो गई मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इस तरीके से जो होता है वो होता है रूपांतरण। अगर आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो। थैंक यू।